हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, क्लास 11th की पिछले वीडियो में आपने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था? रासायनिक संयोजन के नियम में हमने 5 नियम को जाना था। जब आप क्लास 9th में थे तो आपके पास 2 नियम थे, लेकिन क्लास 11th में जैसे ही आए आपके पास 5 नियम हो गए। कौन कौन था बताओ जल्दी से, कमेंट में जल्दी से बताओ, पढ़े हो? पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा किसका था? गुणित। चौथा किसका था? तीसरा गुणित अनुपात का था। चौथा किसका नियम था? गैलुशेट का नियम था। पांचवा किसका था? अवोगाद्रो था, है ना? अवोगाद्रो का नंबर था, ये पता था ना सबको? अवोगाद्रो नंबर क्या था? देखो भूलना मत, सवाल आते हैं बेटा यहाँ से। ये था अवोगाद्रो नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते थे। एक तरीके से सारी चीजों को पढ़ा दिया गया था, सब समझ में आ गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बेटा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लास 9th में जो तुमने पढ़ा था, लेकिन इसी को पढ़ना था। देखो शुरू से ही बताया गया है कि जो तुमने 9th में पढ़ा बेटा वही तुमको 11th में मिलेगा। वहां पे थोड़ा बेसिक था, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में मिलेगा ज्यादा, लेकिन चीजों को कोशिश करो अपना बेसिक क्लियर रखो, फिर यहाँ से समझने की कोशिश करो। तो हेडिंग बनाना क्या? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता क्या है? से पूछा जाए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, तो क्या होता है जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ क्या होता है। सबने पढ़ा था 9th में। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत होता है बेटा, इनका इन्होंने परमाणुओं के बारे में बताया था। बोला था ना कि परमाणु कैसे हैं, जो किसी भी पदार्थ है या कोई भी हमारा द्रव्य है, द्रव्य और पदार्थ में कंफ्यूजन मत होना, दोनों एक ही चीजें हैं, जिसको हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक, जो हमारा पदार्थ है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। ठीक, और उसी को उन्होंने कहा कि परमाणुओं से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है बेटा? जो भी हमारे द्रव्य है अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहें? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लाइक जैसे हमारी बॉडी है, समझो हमारी बॉडी है बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है। तो उसी तरह डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि अगर बेटा कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। जैसे हम लोग किसी मैटर को देखते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये अगर बना है तो ये क्या है? कणों से ही मिलके बना है ना। उसी तरह डाल्टन ने बताया कि कोई भी हमारा द्रव्य होगा वो परमाणुओं से मिलके बना होगा। ठीक, क्लियर हो पाया? उसी तरह दूसरा इन्होंने बताया कि अगर मान लो कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है, वो अगर बना है तो उनके परमाणु क्या होंगे? समान आकृति के होंगे, समान द्रव्यमान के होंगे, एक ही का रहेगा। तो अब जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर में जितने भी छोटे छोटे कण होंगे सब एक जैसे होंगे। ठीक, सबका काम एक जैसा होगा। अगर मान लो मैं किसी और चीज का ले लूं, अगर किसी और चीज का ले लूं, जैसे मान लो मैंने ये पत्थर कुछ कुछ भी ले लिया, तो उसके जो कण होंगे वो उनके जैसे समान होंगे, है ना? ये क्लियर हो गया। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर भिन्न भिन्न के पदार्थ होंगे तो उनका आकार, उनके परमाणुओं का आकार, भार, द्रव्यमान जो भी होगा सब कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। क्लियर हो पाया कि नहीं? ये इन्होंने बताया। फिर इन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक यौगिक है, कोई भी पदार्थ है, तो वो एक निश्चित अनुपात की मात्रा में मिलकर ही बना होगा, जिसे हम लोग यौगिक या अणु कहते हैं। कोई भी तत्व तो हमारा होता है। ठीक, क्लियर हो गया? नोट करो, इसको लिखवा देते हैं तो और अच्छे से समझ में आया। लेकिन ये जानिए ना कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, इन्होंने क्या बताया था। ठीक, चलो लिखते हैं ध्यान से। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? सन 1808 में वैज्ञानिक जार्ल डाल्टन ने अनेक प्रयोगों के आधार पे एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया, उसके सिद्धांत पर उनके आधार पे एक सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया। इन्होंने किसके बारे में बताया? परमाणु के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? परमाणु। इन्होंने बोला द्रव्य। द्रव्य क्या क्या मतलब था? द्रव्य जो तुम्हारा है वो क्या है? पदार्थ की बात कर रहा है। ठीक,
ये सब एक ही चीज है, परेशान नहीं होना, इसमें कंफ्यूजन मत होना। द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। जानते हो कि कोई भी हमारा पदार्थ है बेटा वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, उन्होंने इसको क्या कहा था, परमाणु कहा। चार्ल्स डाल्टन ने ये बताया कि जो भी कण है जिनसे मिलके बना है उसको उन्होंने परमाणु कह दिया। फिर नेक्स्ट है कि एक तत्व में, जो भी हमारा कोई एक तत्व है में सभी परमाणु का आकार, आकृति तथा द्रव्यमान आदि गुणों में समान होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु इन गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि हमारा कोई भी तत्व है, कोई भी चीज है बेटा, कोई भी मान लो पदार्थ है, द्रव्य है, उसमें जो भी तत्व है सभी परमाणु कैसे होंगे, आकार आकृति में समान होंगे एक तत्व के केवल। अगर हमारा तत्व भिन्न भिन्न आता है तो उनके गुणे भी भिन्न भिन्न आएंगे। यह समझ में आ रहा है ना। अब जैसे तुम मान लो ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये दोनों समान है नहीं, कार्बन की अलग गुण होगी, इसकी आकृति कुछ अलग होगा, इसका भार कुछ अलग होगा, ऑक्सीजन कुछ अलग होगा। इतनी बातें क्लियर। फिर उसी तरह तीसरा इन्होंने बताया, एक से अधिक तत्वों में परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग होकर एक यौगिक या अणु बनाते हैं। यस, राइट हो गया। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन लिया, बेटा क्या बनाया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसका अनुपात कैसा होगा, ये 12 होता था, ये कितना होता था 32, 12 और 32 ये इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 38 आएगा कि नहीं। ये पढ़ाया गया था, ये जानते हो। तो यही बोला गया कि उनके जो अनुपात होंगे वो निश्चित होंगे, ये निश्चित अनुपात के नियम को फॉलो कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर है परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। डायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऊर्जा की बात की जा रही है। तो इन सब में कंफ्यूजन मत होइएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कुछ उनका दोष था, है ना, उनमें कुछ कमियां थी, तो इनको पूछा जाता है कि जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया उनमें क्या कमियां थी, उनके क्या दोष थे। कमियां का मतलब ये बेटा जिस चीजों को उन्होंने अच्छे से नहीं बता पाया हो या फिर उनके पास अवेलेबल वो जानकारी नहीं रही होगी तो उन्होंने नहीं बताया, तो वो उनकी कमियां थी। तो जब बाद में हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, खोज होती रहती है, साइंस है तो इन सारी चीजों में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती रहती है। तो जो पुरानी चीजें होती हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ कमियां नजर आती है। तो यहाँ तक नोट करिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या, इसका जो नेक्स्ट हेडिंग है क्या है बेटा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम के दोष। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम के दोष। तो इनका नियम का दोष क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या बातें थी जो नहीं बता पाए, क्या क्या कमियां थी। तो इन्होंने बताया था, इस नियम के अनुसार आप लोग जानते हैं कि इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। क्या है, अविभाज्य, जबकि ये बात गलत थी। जब उसको देखा गया तो परमाणु किन चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब उसको बाद में देखा गया तो वो सारी चीजें क्या हो गई थी बेटा, डिवाइड हो सकती थी, वो तीनों विभाजित हो सकते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों विभाजित हो सकते थे। ये पहला दोष था। फिर उसके बाद दूसरा दोष इनका ये आया था कि इन्होंने बताया था कि जो भी कोई भी हमारा परमाणु है, कोई भी पदार्थ है, जो भी उनके परमाणु है, अगर वो एक तत्व से मिलके बने हैं तो वो समान होंगे, उनका आकार, आकृति, द्रव्यमान सब कुछ समान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब समस्थानिकें आए, समस्थानिक मतलब समझ रहे हो ना, संभारिक और समस्थानिक, ये 2 चीजें होती हैं बेटा जो इम्पोर्टेंट है, क्लास 9 से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जब इन्होंने देखा तो हमारे पास जो कार्बन के कितने अप्रूव थे, 3। कौन कौन बताओ जल्दी से, कौन कौन था, कार्बन 13, 14, 15, कौन कौन था, सॉरी, कार्बन 12, 13, 14, कार्बन 12, 13, 14, बात समझ में आ रही है ना। कार्बन जो 12 था वो हीरा था, 13 क्या था, ग्रेफाइट था, 14 क्या था, फ्लोरीन था। ये बात समझ रहे हो, ये कार्बन के तीनों अप्रूव, और तीनों का क्या है बेटा, कैरेक्टर अलग अलग है। जो भी हमारे पास अवेलेबल थे, कार्बन के 3 अप्रूव थे, ठीक, कार्बन के 3 अप्रूव, पहला कौन था, हीरा, दूसरा कौन था, ग्रेफाइट, और चौथा क्या था, फ्लोरीन, यही हमारे पास था। ठीक, ये कार्बन 12, ये 13, ये 14, यही हमारे पास बातें हो रही थी। तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, देखो तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना।
और इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई एक तत्व से मिलकर बना है तो उनके आकार सब तो बने हैं कार्बन से, सब किसके बने हैं कार्बन से, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी, सबका भार, सबके द्रव्यमान, सब कुछ क्या है अलग अलग है। तो इन्होंने ये बातें नहीं बताई थी, जो बाद में पता चला था। तो पहला दूसरा दोष इनका ये हो गया था। ये सारी बातें क्लियर हो पा रही है कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट में अगर क्लियर हो पा रहा है तो। फिर उन्होंने बताया जो बेटा कि जो यहाँ पे पर चीजें बताई गई, जब संभारिक को खोजा गया तो उन्होंने देखा गया कि ये बातें तो गलत थी। फिर इन्होंने क्या किया था, इनकी जो भी सिद्धांत था वो गैलो-सेक के नियम के आयतन को फॉलो नहीं करता था। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें ये समझो कि संभारिक और समस्थानिक का क्या मतलब होता है। समस्थानिक का मतलब ये हो कि जिनका स्थान समान है ना, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो बेटा समान हो, भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक। और संभारिक का मतलब जिनका भार समान हो और क्रमांक भिन्न भिन्न हो। ये तुमने पढ़ा है, ये तुम जानते हो, तो इसके बारे में लिखो। इसमें क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम के जो दोष थे बेटा, इसमें 4 दोष थे, इनमें 4 इनकी कमियां थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा ही जाता है। तो पहला क्या था, इस सिद्धांत के नियम इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। पहले बताए थे अविभाज्य कण है, जब इन्होंने बताया तो बताया कि अविभाज्य कण है, लेकिन यह सामान्यतः 3 कणों से मिलके बना है। कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बना होता है, जिसको विभाजित किया जा सकता है। बिल्कुल हम विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विभाजित कर सकते हैं। फिर इसमें दूसरा क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व परमाणु द्रव्यमान और आकार आदि गुणों में समान होते हैं। कोई भी हमारा एक तत्व है वो द्रव्यमान और आकार आदि गुणों में समान होते हैं, किंतु समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और आकार भिन्न भिन्न हो सकते थे। बिल्कुल, अभी भी हमने यहाँ पे क्या बताया था, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 बेटा, ये क्या था, हीरा था, ग्रेफाइट था और फ्लोरीन था। ये तीनों किससे मिलके बने हैं, कार्बन के, ठीक। लेकिन इनमें हुआ क्या थी, सब क्या है भिन्न भिन्न हो गया ना, ये बात सही था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब बाद में खोज हुआ, प्रयोग हुआ, तब पता चला। फिर नेक्स्ट क्या आया, इस सिद्धांत के अनुसार दो तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। दो तत्वों के जो परमाणु होंगे वो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु संभारिक की खोज के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। पता चला ना। अभी तुम जानते हो कि जो हमारा समस्थानिक संभारिक जो आया वो इस नियम को फॉलो नहीं करता है, तो ये सारी इनकी क्या थी, कमियां थी। यह सिद्धांत गैलो-सेक आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करता। बहुत सिंपल सी बात है, ये सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता, गैलो-सेक की व्याख्या नहीं करता है। गैलो-सेक का क्या था, गैस का आयतन था ना, ये बात समझ में आ रही है, नोट करो इसको। अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे। हेडिंग बनाना, परमाणु द्रव्यमान। अब देखो बेटा, यहाँ से सवाल तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बाद जो आएगा औसत परमाणु द्रव्यमान वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे होता है कि कोई भी जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है, हालांकि उसको निकाला नहीं जा सकता, बहुत टफ काम है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। इसको परमाणु द्रव्यमान हम लोग जल्दी निकाल नहीं सकते, लेकिन हम लोग एवरेज मान के कुछ न कुछ इसकी निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है बेटा, तुम बहुत सिंपल सी बात समझो कि कोई भी हमारा तत्व वो बहुत छोटे कणों से मिलके बना है, ठीक। ये क्या है, बहुत छोटे कणों से मिलके बना है। ऐसे ही कार्बन होता है, जो कार्बन है हमारा, कार्बन कितना होता है बताओ, 12। कार्बन कितना होता है, 12। उसका द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12। तो अगर आपको किसी भी परमाणु का द्रव्यमान हमें निकालना होता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि समझो पहले, जैसे मान लो ये तरबूज हो गया, अब इसका तुम्हें द्रव्यमान चाहिए, इस तरबूज को 12 भागों में डिवाइड करो बेटा। ऐसे ऐसे तुम 12 भागों में डिवाइड करो, जो एक भाग आएगा वो क्या होगा, परमाणु के 12वें भाग के बराबर होगा। क्या होगा, परमाणु के 12वें भाग के बराबर होगा, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहेंगे। बात समझ में आ रही है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये टफ नहीं है,
यहाँ से सवाल तो आने नहीं, बस तुम जान जाओ कि होता क्या है परमाणु द्रव्यमान। तो जो यहाँ पे दिमाग में ये आ रहा होगा कि कार्बन क्यों ले रहे हैं, तो कार्बन क्या है बेटा, एक अस्थाई है, क्या है, एक अस्थाई तत्व है, और ये क्या है बेटा, स्पेशल है। ठीक, ये यहाँ पे ये याद रखो, कार्बन का जो भी होता है 12, उसी से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें निकालना होगा किसी का भी, तो हमें जो भी उनके कण होंगे, जितने भी सारे कण, तो उसके कण के एक हिस्सा किसके होगा, 12वीं भाग के बराबर होगा, ये याद रखना। ठीक, तो अब हेडिंग बनाना, इसके बाद जो हेडिंग तुम्हारा होगा वो क्या होगा, हेडिंग औसत परमाणु द्रव्यमान, जो यहाँ से तुमसे पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, औसत। अब ये औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता है बेटा, ये आपसे बोला जाता है कि आपके पास क्या रहेगा, कोई भी आपसे औसत द्रव्यमान पूछा जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी सभी क्या होता है, तो जो प्राकृतिक रूप में जो पाए जाने वाले समस्थानिक होते हैं, उन्हीं परमाणुओं को औसत द्रव्यमान, सॉरी, औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 14-15। ठीक, नाइट्रोजन कितना है, 14 और 15 होता है। इसका तुम्हें समस्थानिक निकालना है बेटा, तो समस्थानिक निकालोगे तो यहाँ पे 14 और 15 कर दो, 14 और 15 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन 2 लिया है, तो यहाँ पे आएगा कितना, जल्दी बताओ, ये कितना हो जाएगा, 29। ये 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। इसका आंसर क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, इसका आंसर इतना ही आएगा। तो यहाँ पे वही चीज कहा गया है आपसे कि जो भी हमारे प्राकृतिक रूप में जो भी समस्थानिक पाए जाएंगे, वो उन्हीं का क्या होगा, औसत होगा। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा। अब देखो यहीं पे होता है क्या, औसत परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान का भारित औसत होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो कुल तत्वों का, समस्थानिकों का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान योग होना चाहिए, और उसमें कितने हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन अभी लिया था ना, नाइट्रोजन 14 और 15। ठीक, तो इसका योग करोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। फिर इसका कितनी है, ये समस्थानिकों की कुल संख्या कितनी है, 2 है, इसी को तुम डिवाइड करे तो इतना आ रहा था। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुमसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको नोट करो। अब नेक्स्ट आता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान समझते हो ना, अणुभार निकालना, ये 9 से पढ़े आ रहे हो। तो अणुभार क्या होता है बेटा, जब हम सभी परमाणुओं के परमाणु का योग करते हैं, उनकी संख्या परिणाम स्वरूप जो भी निकालते हैं, वो क्या आता है, उनका आणविक भार आता है। ये इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बनाना, आणविक भार। अब यहाँ पे देखो, किसी पदार्थ में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान होता है। कोई भी आपका पदार्थ है, ठीक, वहां पे सभी परमाणुओं का द्रव्यमान योग जो होगा वो क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान, जिसको हम लोग अणुभार 9th में पढ़े थे। परिणाम स्वरूप यह अणु सापेक्ष द्रव्यमान होता है। यह क्या होता है बेटा, सापेक्ष द्रव्यमान होता है, क्योंकि ये सभी का है। जो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, यू से दर्शाया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ये मैंने वाटर ले लिया है, तो इसका जब निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा, बताओ, हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन है कितना, 2, दूसरा तत्व आता है तो प्लस लगाते हैं। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 18, इसका क्या है, अणुभार है, तो इसका निकालो तुम, ये तुम्हारा काम है, निकालो जल्दी से। इन सबका निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ कमेंट में कितना आएगा। ये तुम्हारा काम है, तीनों को तुम्हें निकालना है और कमेंट में बताना है कि इनका क्या आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो कोई भी डाउट होगा तो बेटा कमेंट में जल्दी से बता देना, जरूरी है बताना, क्योंकि तुम्हें समझ में आना बहुत जरूरी है। और नोट करना चीजों को, जो कहा जा रहा है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सच में इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। थैंक यू।